मैं डॉक्टर उपिंदर शर्मा, हिंदी विभाग, मुल्तानी मलमोदी कॉलेज पटियाला। आज हमारे अध्ययन का विषय है हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल के नामकरण की समस्या। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल के नामकरण की समस्या एक बहुत ही विवादित समस्या है। इस समस्या के कुछ कारण हैं, उन कारणों की ओर हमारा ध्यान जाना बहुत अनिवार्य है, तभी हम इस नामकरण की समस्या को अधिक युक्तिसंगत ढंग से समझ सकते हैं। नामकरण की समस्या के जो कारण हैं वो इस प्रकार से हैं। एक तो ये हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है। प्रारंभिक काल होने की वजह से हिंदी साहित्य के इतिहास को जानने के लिए विद्वान जो हैं अधिक गंभीर हैं उसकी जानकारी के लिए, उसके अध्ययन के लिए। तो इसलिए जहाँ से किसी विषय की शुरुआत होती है उस युग को समझना, उसके विभिन्न पहलुओं को समझना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। प्रारंभिक काल होने की वजह से आदिकाल के नामकरण पर अनेक मत आए। विद्वानों ने इसे बार बार अपने अध्ययन का विषय बनाया, बार बार इतिहास को खोजा, और जो नई खोजें आई उनकी वजह से जो पुराने नामकरण थे वो समय के अनुसार युक्ति संगत नहीं रहे। तो इस वजह से इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई। दूसरा जो बड़ा कारण आदिकाल के नामकरण की समस्या का है वो है इस युग में अनेक साहित्यिक प्रवृत्तियों का विद्यमान होना। अनेक साहित्यिक प्रवृत्तियां इस युग की कौन कौन सी हैं? वो 3 प्रकार की हैं। नंबर 1 पर जो है कि हम इस युग के साहित्य में को 3 भागों में बांट लेते हैं, राज्याश्रित, धर्माश्रित और लोकाश्रित। राज्याश्रित का संबंध जो है वीर गाथात्मक काव्य से है। ये अनेक प्रकार की युद्धों का वर्णन करने वाली रचनाएं हैं। और धर्माश्रित के अंतर्गत आदिकाल में 3 संप्रदायों का साहित्य मिलता है, सिद्धों का साहित्य, नाथों का साहित्य और जैनों का साहित्य। और ये एक प्रकार से धार्मिक साहित्य है, इसलिए विद्वानों ने इसे धर्माश्रित साहित्य कहा है। धर्म को और राजनीतिक साहित्य के अतिरिक्त इस युग में जो साहित्य मिलता है उसे हम कहते हैं लोकाश्रित साहित्य। लोकाश्रित साहित्य का मतलब है जो लोगों के लिए लिखा गया है। इसके अंतर्गत विद्यापति की पदावली आती है और अमीर खुसरो की पहेलियां आती हैं। तो अनेक प्रवृत्तियों होने की वजह से इस युग के नामकरण की समस्या उत्पन्न होती है कि किस प्रवृत्ति विशेष के आधार पर इस युग का नामकरण किया जाए। अगर एक प्रवृत्ति को महत्व दिया जाता है तो दूसरी प्रवृत्ति की अवहेलना हो जाती है, उसकी उपेक्षा हो जाती है। इस वजह से ये जरूरी हो जाता है कि उन सभी प्रवृत्तियों को एक ही नाम में सम्मिलित करने की कोशिश की जाए। इस पहलू से भी विद्वानों ने इस समस्या को विचारने का प्रयास किया है। फिर हमारे पास तीसरा बड़ा कारण जो है इस युग के नामकरण की समस्या का जो हमें दिखाई देता है वो है 2 भाषाओं के संक्रमण का काल। ये हिंदी का प्रारंभिक काल है। ये वह समय है जब प्राचीन हिंदी का उद्भव और विकास हो रहा था। उससे पहले जिस भाषा की मौजूदगी थी उसे हम अपभ्रंश कहते हैं। अपभ्रंश एक साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित भाषा हो चुकी थी। उससे हिंदी जो है अपना नया स्वरूप ग्रहण कर रही थी। तो एक समस्या ये भी आती है कि किन रचनाओं को अपभ्रंश की रचनाएं मान करके उन्हें हिंदी से अलग किया जाए। इस वजह से भी ये समस्या उत्पन्न होती है। चौथी जो बड़ी समस्या है इस नामकरण की वो है इस युग की रचनाओं की प्रामाणिकता का संदिग्ध होना। सारी रचनाएं जिनको नामकरण का आधार बनाया जाता है आदिकाल होने की वजह से वो प्रामाणिक नहीं सिद्ध हो पा रही। कुछ रचनाएं उस युग की हैं, कुछ रचनाएं उस युग के बाद की रचनाएं हैं। इस वजह से नामकरण की समस्या पैदा होती है। तो ये सारे पहलू हैं जिनकी वजह से नामकरण की समस्या जो है आज तक बनी हुई है। अब हमारा विचार होगा कि ऐसे कौन कौन से नामकरण हैं जिनको
जिनको विभिन्न विद्वानों ने दिया है, उनमें सबसे पहले जो नामकरण किया है वो मिश्र बंधुओं ने किया है। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल का नामकरण आदिकाल ही किया। आदिकाल का नामकरण करने के पीछे उन्होंने किसी तर्क संगत प्रणाली का आश्रय नहीं लिया, बल्कि उन्होंने यही कहने की कोशिश की है क्योंकि ये हिंदी का प्रारंभिक युग है तो इसे आदिकाल कहा जा सकता है। इस नामकरण की सबसे बड़ी त्रुटि ये है कि इसमें किसी वैज्ञानिक पद्धति को नहीं अपनाया गया, जिस वजह से आगे आने वाले विद्वानों ने इस पर कई आपत्तियां की और अपनी दृष्टि से हिंदी साहित्य के आदिकाल को समझते हुए उसके नामकरण की चेष्टा की। आदिकाल के नामकरण की समस्या पर विचार करने वाले मिश्र बंधुओं के बाद दूसरे हिंदी के विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। वीर गाथा काल कहने से पूर्व उन्होंने इस नामकरण के 3 आधार बिंदु बताए हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि इस युग में ज़्यादातर रचनाएं जो हैं वो वीर गाथात्मक हैं। वीर गाथात्मक रचनाएं होने की वजह से इस युग को वीर गाथा काल कहा जाना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि जो सिद्ध हैं, जो नाथ हैं, जो जैन हैं, उनका साहित्य जो है उनके धार्मिक संप्रदायों के साथ जुड़ा हुआ है। धार्मिक संप्रदायों के साथ जुड़ा होने की वजह से उसे हम शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं रख सकते। तो इस तरह से जो सिद्धों के, नाथों की और जैनों के साहित्य की प्रवृत्ति थी, उस प्रवृत्ति को उन्होंने गौण मान लिया या उसकी पूरी तरह से अवहेलना कर दी। तीसरा वो कहते हैं कि कुछ अन्य रचनाएं भी मिलती हैं और ये अन्य रचनाएं जो हैं फुटकर रचनाएं होने की वजह से उनसे कोई प्रवृत्ति विशेष हमें दिखाई नहीं देती, जिससे उन रचनाओं को गौण खाते में डाल दिया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जैसा कि हमने कहा कि इस काल को वीर गाथा काल कहते हैं, उनके नामकरण के कुछ आधार बिंदु हैं। उन्होंने उस आधारभूत रचनाओं की गणना की है और वो रचनाएं जो हैं 12 हैं। उन रचनाओं में सबसे पहले हमीर रासो है जो शरंगधर की है, दूसरी जयचंद्र प्रकाश की भट्ट केदार है, तीसरी परमाल रासो है जगनिक की, चौथी जयमें जस चंद्रिका है मधुकर की, पांचवी विजयपाल रासो नल सिंह की, खुमान रासो दलपति विजय की, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की, बिसलदेव रासो नरपति नाल की, कृतिलता विद्यापति की, कृति पताका विद्यापति की। इसी तरह से खुसरो की पहेलियां हैं, विद्यापति पदावली है। लेकिन ये जो रचनाएं हैं उन्होंने इन रचनाओं में को वीर गाथात्मक माना है, सिर्फ 3 को छोड़कर। और वो कौन कौन सी हैं? खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली। इसके अलावा जो बिसलदेव रासो नामक रचना है उसको भी वो वीर गाथात्मक नहीं मानते। अन्य जो 9 रचनाएं हैं उनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथात्मक माना है। अब इस आधार पर उन्होंने इस युग का नामकरण वीर गाथा काल किया है, लेकिन बाद की खोजें ये सिद्ध करती हैं कि जिन रचनाओं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नामकरण वीर गाथा काल कहा है, वो रचनाएं या तो प्रामाणिक नहीं है या नोटिस मात्र है या उनकी कोई प्रति हमें उपलब्ध नहीं होती। इस वजह से इस काल का नामकरण जो है वीर गाथात्मक काल नहीं कहा जा सकता। उनमें से कौन सी रचनाएं हैं? उनमें से पहली 2 रचनाएं जो हैं हमीर रासो शरंगधर की और जयचंद्र प्रकाश की भट्ट केदार, ये सिर्फ नोटिस मात्र रचनाएं हैं। इनको हम रचनाएं ना मानकर इनको नोटिस मानना चाहिए। तो इस वजह से इन रचनाओं को नोटिस कहा जा सकता है, रचनाएं नहीं कहा जा सकता। इसी तरह से परमाल रासो जो है जगने की, वो भी नोटिस मात्र है, ये भी नोटिस मात्र रचना है। ठीक है। इसी तरह से जय में जस चंद्रिका जो है इसको भी नोटिस ही कहा जा सकता है। विजयपाल रासो की प्रामाणिकता जो है संदिग्ध है।
कुमान रासों की प्रामाणिकता में संदेह है। इन दोनों रचनाओं की तीनों रचनाओं की जो प्रामाणिकता है वो संदिग्ध है, यानी कि ये रचनाएं इस युग की हैं भी या नहीं है वो भी निर्धारित नहीं किया जा सका है अभी तक। इसी तरह से बिसलदेव रासों को आदिकाल की रचना माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, लेकिन एक विद्वान हुए हैं मोतीलाल मेनैरिया जो कि इस रचना को संवत 1730 से 1760 के मध्य की रचना मानते हैं। इस तरह से जिन रचनाओं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल करते हैं वो रचनाएं या तो प्रामाणिक नहीं है या नोटिस मात्र है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वीर गाथा काल है वो नामकरण उचित नहीं है। दूसरा, इसकी अनुचितता का कारण जो हमें दिखाई देता है वो ये भी है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल सिद्धों के, नाथों के और जैनों के साहित्य की पूरी तरह से उपेक्षा करते हैं, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि किसी साहित्य का संप्रदाय के साथ या धार्मिक प्रेरणा होने से उसे साहित्य से बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो इन वजह से नवीन खोजों के आधार पर इसे वीरगाथा काल कहना उचित नहीं। आदिकाल के नामकरण की समस्या पर विचार करने वाले इतिहासकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी का मत भी ध्यान देने योग्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस युग को बीज वपन काल की संज्ञा से अभिहित किया है। बीज वपन काल कहने से उनका तात्पर्य ये था कि इस युग के साहित्य में अनेकानेक प्रवृत्तियों का जन्म हुआ, उनका बीज डाला गया, इस वजह से इस साहित्य को बीज वपन काल कहा जाना चाहिए। लेकिन विद्वानों ने जब इस नामकरण की समीक्षा की तो उन्होंने ये जाना कि इस काल में किसी नई प्रवृत्ति का जन्म नहीं हुआ, बल्कि उन्हीं प्रवृत्तियों का आगे विकास हुआ जो अपभ्रंश के साहित्य में पहले से मौजूद थी। ऐसी स्थिति में ऐसा कहना कि इस युग में किन्हीं नई प्रवृत्तियों का जन्म हुआ एक तरह से भ्रामक स्थिति को उत्पन्न करता है। तो इस वजह से हम इस नामकरण को जो है समीचीन नहीं मान सकते, उचित नहीं मान सकते। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का नामकरण भी उचित सिद्ध नहीं होता। अगले विद्वान जो है हमारे सामने वो है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने इस युग का नामकरण जो है सिद्ध सामंत काल कहा है। सिद्ध सामंत काल कहने से उनका तात्पर्य था कि इस युग में दो बड़ी प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। एक सिद्धों का साहित्य, सिद्धवाणी के अंतर्गत उन्होंने सिद्धों, नाथों और जैनों सभी को सम्मिलित करने की कोशिश की है। दूसरा, उन्होंने सामंतों की स्तुति माना है। सामंतों की स्तुति का मतलब है कि वीर गाथात्मक रचनाएं जिसके अंतर्गत जो है आश्रय दाता राजाओं की स्तुति गान किया जाता है और ऐसा आश्रित कवियों द्वारा किया जाता है जो राजाओं के आश्रित कवि थे सिद्ध। लेकिन इसकी भी कुछ खामियां हैं। एक तो ये कि सिद्ध साहित्य जो है अपभ्रंश भाषा में है और सामंत साहित्य जो है प्राचीन हिंदी में है। राहुल सांकृत्यायन की समस्या ये रही कि वो अपभ्रंश को और प्राचीन हिंदी को एक ही भाषा मानते हैं, अतः भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस बात को सही नहीं माना जा सकता कि अपभ्रंश और प्राचीन हिंदी एक ही भाषा थी। ये दो अलग अलग भाषाएं थी। इसके अलावा जो इस नामकरण की बड़ी खामी है वो है इसमें लौकिक रस की रचनाओं की अवहेलना है। सिद्धों की बात क्लियर हो जाती है, सामंतों की बात स्पष्ट हो जाती है, लेकिन जो लौकिक रस की रचनाएं हैं जिसे हम लोकाश्रित साहित्य के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें खुसरो की पहेलियां आती है, विद्यापति की पदावली आती है या अन्य लौकिक रस की रचनाएं आती हैं, उनकी अवहेलना हो जाती है। तो एक बड़ी प्रवृत्ति जो है इस युग के साहित्य की वो इस नामकरण में नहीं आती और किसी एक साहित्य को, एक युग के साहित्य को दो नामों से पुकारा जाना भी भ्रामक स्थिति को उत्पन्न करता है। राहुल सांकृत्यायन का ये मत भी समीचीन
प्रतीत नहीं होता। अभी तक हमने जो है अलग अलग विद्वानों के मतों की समीक्षा की है। उनमें सबसे पहले तो हमने कहा मिश्र बंधुओं ने नामकरण दिया। मिश्र बंधुओं का नामकरण था आदिकाल, लेकिन उसमें वैज्ञानिक पद्धति नहीं है। दूसरा नामकरण वीरगाथा काल है, जो कि रचनाएं प्रमाणिक नहीं है। तीसरा नामकरण बीजवपन काल है, ये भी भ्रामक स्थिति को उत्पन्न करता है। और चौथा नामकरण सिद्ध सामंत काल है, ये भी सही सिद्ध नहीं होता। सिद्ध सामंत कहने से, सामंत काल कहने से वही स्थिति उत्पन्न होती है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथात्मक काल कहने से उत्पन्न होती थी, क्योंकि जो सामंती युग की रचनाएं हैं वो तो प्रमाणिक है ही नहीं। ऐसी स्थिति में इन रचनाओं को प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। राहुल सांकृत्यायन के बाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण की समस्या पर विचार किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के मत का विश्लेषण करने से पूर्व हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हिंदी साहित्य के आदिकाल की जो समय सीमा है वो 1050 से 1375 तक है, और अधिकतर विद्वान जो हैं इस बात को लेकर सहमना है कि इस युग की जो समयावधि है, कालावधि है, उसको हम 1050 से 1375 तक ही मानते हैं या मानी जा सकती है। लेकिन डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य के आदिकाल की सीमा संवत 750 से 1375 तक मानते हैं, और यही उनके नामकरण का आधार है। इसी आधार पर उन्होंने ये कहा कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को हम दो नाम दे सकते हैं। एक उन्होंने कहा कि इसे संधि काल कहा जाना चाहिए, दूसरा उन्होंने कहा कि इसे चारण काल कहा जाना चाहिए। संधि काल कहने के पीछे उनका तात्पर्य ये था कि ये दो युग धर्मों और दो भाषाओं की संधि का युग था। दो युग धर्मों, एक तो वीरगाथात्मक रचनाएं थी, दूसरा धर्माश्रित साहित्य की रचनाएं थी। ये दो युग धर्म उन्होंने माने और दो भाषाएं मानी, अपभ्रंश और हिंदी भाषा। हिंदी भाषा जो प्राचीन हिंदी भाषा है वो अपभ्रंश से अपना नवीनतम रूप ग्रहण कर रही थी। इसी आधार पर उन्होंने इस काल को संधि काल कहा है, और संधि काल का समय वो मानते हैं संवत 750 से लेकर 1000 तक। इसी तरह से दूसरा काल उन्होंने समय अवधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली ही उन्होंने मानी है, 1000 से लेकर 1375 तक। 1375 तक को वो चारण काल कहते हैं। चारण काल कहने का मतलब कि ऐसे कवियों द्वारा रची गई रचनाएं जो राजाओं की प्रशंसा के लिए काव्य रचते थे, उनको चारण कवि कहा जाता था। उनकी रचनाओं को चारण काव्य कहा जा सकता है। लेकिन इस आधार पर हम जब इसकी समीक्षा करते हैं तो हम ऐसा नहीं मान सकते कि ये कोई संधि का काल है, क्योंकि दो भाषाएं हैं, एक अपभ्रंश है, एक हिंदी है। हिंदी की रचनाएं अलग हैं, अपभ्रंश की अलग हैं। उनका आवंटन किया जा सकता है। इसी तरह से अगर हम इस युग को चारण काल कहते हैं, चारण काल एक नाम का परिवर्तन ही है। इसकी रचनाएं तो वही रहती हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथात्मक काल नामकरण में सुझाई थी। वीर गाथात्मक काल की, जैसा हमने पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि वीर गाथात्मक की ज़्यादातर रचनाएं जो हैं प्रमाणिक नहीं हैं, या फिर उनको नोटिस मात्र ही कहा जाएगा। ऐसी स्थिति में इसको चारण काल कहने से हम फिर से वही भूल करेंगे जो भूल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पास हुई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जितना इस समस्या पर विचार किया जाता है उतनी ये समस्या जो है अधिक गंभीर होती जाती है। हमारे पास कोई ऐसा नाम नहीं आता जिसको हम कह सकें कि ये आदिकाल का नामकरण है। फिर हमारे पास अंतिम रास्ता क्या बचता है? तो अंतिम रास्ते में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि इस युग को हमें अगर कोई युग कहा सकते हैं तो वो आदिकाल ही कह सकते हैं। इसका कारण क्या है कि जिन पर हमने ऊपर विचार किया है वो जो नामकरण है वो अधूरे हैं, उनमें कुछ ना कुछ छूट जाता है। ऐसी स्थिति में हम इसे आदिकाल कहेंगे। लेकिन
आदिकाल एक भ्रामक धारणा की उत्पत्ति करता है। भ्रामक धारणा वह हो सकती है कि पाठक इसे ये ना समझ ले कि ये आदिम युग की प्रवृत्तियों का साहित्य है। आदिकाल कहने से एक समस्या ये भी आती है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहते हैं कि अगर पाठक इस तरह से नहीं समझता तो हिंदी के प्रारंभिक युग के लिए आदिकाल नामकरण ही उचित है। और हम भी कह सकते हैं कि इस समस्या पर विचार करते हुए सभी विद्वानों के मतों के आधार पर यह कहा जा सकता है, उनकी समीक्षा करने के पश्चात ये कहा जा सकता है कि हिंदी के इस प्रारंभिक युग को आदिकाल कहना ही उचित है, समीचीन है।